तो बिश्रामपुर 2024 यहाँ का जो चुनावी नतीजा था वो कह सकते हैं बड़ा अजीब था। एक ऐसी जीत जो जीत होकर भी जीत जैसी महसूस नहीं हुई। तो आज हम सिर्फ किसी सियासी हार जीत की कहानी नहीं सुना रहे हैं, नहीं, ये एक केस स्टडी है शासन को समझने की, जिसे हम कहते हैं गवर्नेंस इंजीनियरिंग। हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को पकड़कर एक बहुत ही नाजुक जनादेश को जनता के अटूट विश्वास में बदला जा सकता है। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके हर पहलू पर नजर डालेंगे। शुरुआत होगी बिश्रामपुर की जमीनी हकीकत से, वहां के लोग, उनकी परेशानियां। फिर उस जनादेश को समझेंगे जो एक धागे से लटका हुआ लगता है, और इस जीत के पीछे की असली कहानी क्या है। इसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि कहाँ दरारें हैं और कहाँ मौके हैं, और फिर शासन के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। और आखिरी लक्ष्य क्या है? एक चुनावी जनादेश को लोगों के गहरे विश्वास में बदलना। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है बिश्रामपुर से। ये झारखंड के पलामू जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, किसी भी रणनीति का पहला और सबसे जरूरी नियम होता है जमीन को समझो, वहां के लोगों को समझो। जब हम बिश्रामपुर की तस्वीर देखते हैं तो ये एक ग्रामीण सूखाग्रस्त इलाका नजर आता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी किसानी पर निर्भर है, तो जाहिर है किसानों का संकट, उनकी मुश्किलें, यही यहाँ की राजनीति की धुरी हैं। इस इलाके का एक माओवाद प्रभावित इतिहास भी रहा है, जिसका लोगों की राजनीतिक भागीदारी पर एक गहरा असर पड़ा। हाँ, हालात अब काफी बेहतर हैं, लेकिन उस दौर की विरासत वो आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। देखिए, ये सिर्फ लिस्ट के मुद्दे नहीं हैं, नहीं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की वो असल रगड़ है। जरा सोचकर देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी वो हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बिजली का कोई भरोसा नहीं, और जो नौजवान हैं वो काम के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर सरकारी मदद भी कछुए की चाल से पहुंचे तो जाहिर है लोगों के अंदर एक असंतोष तो पनपेगा ही। और यही वो जमीनी हकीकत है जो किसी भी चुनाव का पूरा रुख मोड़ देती है। अब इसी में यहाँ के सामाजिक ताने बाने की जटिलता को भी जोड़ लीजिए। यहाँ अनुसूचित जातियों की एक बड़ी आबादी है, कोरी और यादव जैसे प्रमुख ओबीसी समुदाय हैं, ओरांव और मुंडा जैसे आदिवासी समाज हैं, और मुस्लिम आबादी भी। हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपने समीकरण हैं, और उनका वोटिंग का तरीका भी अलग है। ये सब मिलकर हर चुनाव को एक बहुकोणीय लड़ाई बना देते हैं। तो ऐसी जमीनी हकीकत के बीच आते हैं 2024 के नतीजे, और यहीं से कहानी में एक बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। मतलब कागज पर तो ये एक जीत थी, लेकिन गठबंधन के लिए ये एक रणनीतिक नाकामी जैसी थी। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों। पहली नजर में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नरेश प्रसाद सिंह 14,587 वोटों से जीत गए। ये 6.35% का एक ठीक ठाक सा मार्जिन है। कागज पर देखने से तो ये एक साफ जीत लगती है, लेकिन असली कहानी वो इन नंबरों के ठीक नीचे दबी हुई है, और यहीं पे कहानी उलझ जाती है। देखिए, जीतने वाली पार्टी आरजेडी को मिले सिर्फ 32% वोट। इसका सीधा सा मतलब है कि बिश्रामपुर के 2/3 से ज्यादा मतदाताओं ने किसी और को चुना। तो फिर वो जीते कैसे? जवाब है बिखरे हुए विपक्ष में। बीजेपी को 26% मिले, और बीएसपी जैसे दलों ने 10% से ज्यादा वोट काटकर पूरा खेल ही बदल दिया। तो असलियत ये है कि यह जीत अपनी ताकत से नहीं, बल्कि विपक्ष की कमजोरी से मिले। बीजेपी विरोधी वोट इतने टुकड़ों में बट गया कि 32% पर भी जीत हो गई। ये एक शीशे का जनादेश है जो जरा सी गलती से कभी भी टूट सकता है। यहीं पर एक नेता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद बनाना जो हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करे, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी आधार है। अब ये समझने के लिए कि 2024 का नतीजा इतना नाजुक क्यों है, हमें बिश्रामपुर के राजनीतिक इतिहास की परतों को खोलना होगा। पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण एक साफ पैटर्न दिखाता है। बिश्रामपुर की राजनीतिक कहानी लहरों की तरह बदलती रही है। साल 2000 में आरजेडी का दबदबा था, लेकिन फिर उनकी पकड़ कमजोर होती गई। सबसे दिलचस्प मोड़ आया 2014 और 2019 में। आरजेडी मैदान से बाहर थी और बीजेपी ने सिर्फ 22-23% वोटों के साथ जीत हासिल कर ली। क्यों? क्योंकि बाकी सारे वोट पूरी तरह से बटे हुए थे। इसलिए 2024 में आरजेडी की वापसी और जीत एक दशक पुराने पैटर्न का टूटना है। हमारा विश्लेषण भी इसी बात की पुष्टि करता है। बीजेपी की ताकत असल में विपक्ष की फूट में थी।
खासकर बीएसपी जैसी पार्टियों ने स्पॉइलर की भूमिका निभाई, जिससे बीजेपी को कम वोट प्रतिशत पर भी आसानी से जीत मिल गई। अगर 2024 में भी ये बिखराव ना होता तो नतीजा शायद कुछ और ही होता। तो अब जब हमने बीमारी को ठीक से समझ लिया है तो इलाज की बात करते हैं। आगे का रास्ता कैसा हो, इसका नक्शा बनाने के लिए हम एक स्वॉट विश्लेषण का इस्तेमाल करेंगे, यानी ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों का आकलन। ये स्वॉट विश्लेषण हमें लड़ाई की असली तस्वीर दिखाता है। एक तरफ गठबंधन के पास सत्ता है और लोगों में स्थानीय मुद्दों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी जमीन पर कमजोर है और सामने बीजेपी की विशाल मशीनरी और प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय चेहरा खड़ा है। ये असल में स्थानीय बनाम राष्ट्रीय की लड़ाई है। जब हम गठबंधन की अंदरूनी क्षमता की तुलना बाहरी माहौल से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अंदरूनी तौर पर देखें तो जमीनी संगठन और डिजिटल मौजूदगी दोनों कमजोर हैं, लेकिन बाहरी तौर पर सत्ता विरोधी लहर और कृषि संकट जैसे मजबूत कारक उनके पक्ष में हैं। और एक बेहद जरूरी बात, व्हाट्सएप अब जानकारी पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। ये एक नया राजनीतिक युद्ध क्षेत्र है जिस पर कब्जा करना जरूरी है। तो अब समय है उस प्रिस्क्रिप्शन का, उस रोड मैप का, जो इस नाजुक सी जीत को एक ठोस नींव में बदल सकता है। ये अगले 90 दिनों का एक एक्शन प्लान है जो जीतने वाले उम्मीदवार को अगले चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने के लिए अपनाना चाहिए। पहले 30 दिन ये सिर्फ नींव डालने के हैं। पहले 15 दिन में क्या करना है? जमीन पर उतरकर उन गांवों को खोजिए जहां आपकी पहुंच कम है। उनकी असली तकलीफें सुनिए, समझिए। ये डेटा इकट्ठा करने का समय है। अगले 15 दिन गठबंधन के साथियों के साथ बैठकर वोट ट्रांसफर को पक्का कीजिए। किसानों के साथ चाय पीजिए और उसकी छोटी छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर डालिए। संदेश साफ होना चाहिए, हम आपकी सुनते हैं, हम आपके बीच हैं। अब आता है गति बनाने का समय। एक बड़ी संयुक्त रैली से माहौल बनाइए। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक छोटा सा लोकल स्नैपशॉट पोल भी जारी किया जा सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा दांव, एक वोट गारंटी अभियान। जनता से एक सार्वजनिक वादा करें कि 100 दिन के अंदर उनकी एक बड़ी स्थानीय समस्या, चाहे वो पानी की हो या सड़क की, जरूर हल होगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये एक भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है। ये 90 दिन का प्लान तो बस एक शुरुआत है। असली काम तो है एक चुनावी जीत को सच्चे जनविश्वास में बदलना। इसके लिए एक लंबी अवधि की रणनीति चाहिए जो लोगों से एक स्थायी रिश्ता बना सके। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा खतरा है जीत के बाद की आत्मसंतुष्टि, जिसे कंप्लेसेंसी कहते हैं। इसलिए कुछ काम है जो कभी नहीं रुकने चाहिए। पहला, लगातार जमीन पर दिखें, साप्ताहिक ग्राम दर्शन करें। दूसरा, बूथ स्तर पर अपनी टीम को मजबूत करें। तीसरा, छोटी छोटी जीत हासिल करके दिखाएं, जैसे गांव का हैंडपंप ठीक करा देना। और हाँ, डिजिटल दुनिया में सच को झूठ से बचाने के लिए भी तैयार रहें। इन सब कामों में लोगों की जानकारी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, खासकर भारत के नए डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत, जहां सहमति सर्वोपरि है। अंतिम लक्ष्य ये है सरकार की धारणा को बदलना। सरकार दिल्ली या रांची में बैठी कोई दूर की ताकत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा साथी है जो लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को सुनता है और उन्हें हल करने की कोशिश करता है। जब लोगों को ये महसूस होता है, तभी एक चुनावी जनादेश भरोसे में बदलता है। एक नेता बिखरे हुए वोटों पर बनी एक गणितीय जीत को मेहनत से कमाए गए विश्वास पर बने सच्चे भावनात्मक जनादेश में कैसे बदलता है? इसका जवाब सिर्फ डेटा या रणनीति में नहीं, बल्कि शासन और सेवा के प्रति एक निरंतर, कभी न खत्म होने वाली प्रतिबद्धता में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर या कॉल करें 08042041602 पर। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।